हाय, वेलकम टू स्टडी आयक्यू. स्टडी आयक्यू मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. माझे नाव राकेश गवालरे आणि आजचा हा व्हिडिओ मध्ये आपल्याला बघायचा आहे डिसेंबर 2021 महाराष्ट्र विशेष करंट अफेयर. इसका सारा कंटेंट मराठी में है. आइए स्टार्ट करते हैं. मग पहिला प्रश्न तुमच्या समोर आहे, शक्ती कायदा संबंधित आहे मुलांसाठी, महिलांसाठी, अनुसूचित जातीसाठी का यापैकी काहीही नाही? मग याचं बरोबर उत्तर आहे महिलांसाठी. अब देखिए, ये जो शक्ति कायदा है ये काफी न्यूज में है, इसकी संपूर्ण माहिती आपको होनी चाहिए. तो आपने सुना होगा कि हैदराबाद में एक बलात्कार का केस हुआ था, उसमें एक महिला को मार दिया गया था. रेप के बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी. इससे पूरे देश में बहुत ज्यादा उबाल आया, विरोध प्रदर्शन वगैरह हुए थे. और उससे इंस्पायर होके जो आंध्र प्रदेश है उसने एक एक्ट बनाया था, दिशा एक्ट. तो उसी की तर्ज पर फिर हम क्या कर रहे हैं, हमारे महाराष्ट्र में हम शक्ति कायदा बना रहे हैं. तो इसके प्रोविजंस आपको पता होना चाहिए. तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये किसके लिए है, बलात्कार पीड़िता है, अगर कोई एसिड अटैक होता है या फिर कोई महिला या किसी लड़की का वीडियो बनाकर उसको ऑनलाइन ब्लैकमेल किया जाता है, तो उस पर यह कायदा लागू होगा. और उसमें क्या होगा, उसमें मृत्युदंड और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना, यह सजा का प्रावधान किया गया. यानी काफी स्ट्रांग इसमें सजा रखी गई. और इसके बाद भी और भी इसमें प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार यह देखा गया है कि जो बलात्कार के केस होते हैं एक्चुअली वो तो कई बार तो रिपोर्ट ही नहीं होते, बदनामी के डर से. हमारे समाज में ये एक भ्रांति है कि उससे महिला की बदनामी होगी और फिर और समस्याएं क्रिएट होगी, इसलिए चुप कर जाओ, ये सोचते हैं लोग. बट और अगर किसी तरह मान लीजिए किसी ने वो केस रिपोर्ट कर भी दिया तो कई दिन तक चार्जशीट नहीं डलती, फिर उसका कोर्ट में निर्णय नहीं आता बहुत दिनों तक. इससे फिर बहुत परेशानी होती. जो रेप पीड़िता है, एक तो वो ऐसे ही मेंटली बहुत हराश हो चुकी है और फिर उसके साथ ये सारी चीजें हो. तो इसको ध्यान में रखते हुए यह किया गया कि 15 दिवसांत गुन्ह्याचा तपास आणि आरोपपत्र दाखल करावे लागणार. 15 दिन में आपको क्या करना है, पुलिस के ऊपर प्रेशर रहेगा कि आपको इसकी तपास करनी है और उसकी जो चार्जशीट है वो आपको कोर्ट में दाखिल कर देनी 15 डेज में. और उसके बाद में कोर्ट में भी ऐसा नहीं कि लंबा लटका रहेगा मैटर. कोर्ट में ऐसा है कि जिस दिन आरोप पत्र दाखिल हो गया, आरोप पत्र दाखिल झाल्यावर 30 दिवसांत सुनावणी पूर्ण करण्यात यावी. यानी 30 दिन में उसकी जो सुनवाई है वो कंप्लीट करनी होगी. इतने सारे स्ट्रांग प्रोविजंस इस शक्ति कायदा में रखे गए. तो उम्मीद करते हैं कि इतने स्ट्रांग कानून के बाद रेप की जो समस्या है या महिलाओं के खिलाफ जिस प्रकार से अपराध होते हैं उसमें कमी आएगी, ऐसी उम्मीद करते हैं. और अगले प्रश्न पर आते हैं. पुढचा प्रश्न बघा, कोणत्या पर्यटन स्थळावर बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनाची सुविधा असेल? तो किस पर्यटन स्थल पर बैटरी से चलने वाले वाहन हम देंगे? तो शिर्डी, रायगढ़, त्र्यंबकेश्वर. मग याचं बरोबर उत्तर आहे वेरूळ लेणी. वेरूळ लेणी आपको पता होगा, जग प्रसिद्ध है ये वेरूळ लेणी. और इसमें आपको पता होगा कि वहां पर लगभग 34 के अराउंड क्या है, एग्जैक्टली 34 ही जो लेनी है वो हैं. उसमें से कुछ बुद्ध धर्म से संबंधित है, कुछ हिंदू धर्म से संबंधित है, कुछ जैन धर्म से संबंधित है. और ऐसा कहा जाता है कि ये 5th से 10th जो शताब्दी थी, 5वीं से 10वीं शताब्दी, उस दौरान ये लेनी बनाई गई है. तो वहां पर देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक जाते हैं, ये आप जानते होंगे. तो उनको चलने में काफी समस्या होती है. तो अगर हम उन्हें और अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करें तो डेफिनेटली उससे और पर्यटक आएंगे. तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने लगभग 20 बैटरी से चलने वाले जो वाहन है वहां पर अरेंज कर दिए, उसकी सुविधा कर दी ताकि लोगों को समस्या ना हो. तो देखिए, यहां पर मैंने वेरूळ लेणी के बारे में लिखा है, औरंगाबाद शहरापासून 30 किलोमीटर अंतरावरील वेरूळ गावातील जग प्रसिद्ध लेणी. टोटल एकूण किती है, 34 लेनी है. और उसमें 12 बौद्ध धर्म से संबंधित है, 17 हिंदू धर्म से संबंधित है और 5 जैन धर्म से संबंधित. यह आपको पता होना चाहिए. एग्जैक्टली 34 लेनी, 12 बौद्ध धर्म की, 17 हिंदू धर्म की और जैन धर्म की 5. जागतिक वारसा स्थळाचा यादीत 1983 में इसको किसमें शामिल किया गया? जागतिक वारसा स्थल में इसको कब शामिल किया गया? 1983 में. तो ये डेटा आपको पता होना चाहिए, एकदम डिटेल में पता होना चाहिए. और सिंस ये अभी ये न्यूज में आ चुका है तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना बनती है. पुढचा प्रश्न बघा, दर 16 वर्षांनी फुलणारे सुपुष्पा पिचकोडी नावाचे फूल महाराष्ट्रात कुठे दिसते? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी, क्योंकि ये प्रत्येक 16 साल में ये फूल खिलता है और इस साल हमारे महाराष्ट्र में ये फूल खिलने वाला है.
तो उसके लिए हमने ये किया है कि जहां पर ये फूल खिलने वाला है वहां पर 10 दिन के लिए लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया, ताकि लोग ना आए, तो इससे उनको जो फूल है वो प्रॉपर खिले। क्योंकि देखिए आपको पता होगा कि फूल जब खिलता है उसी से उनका जो फल बनता है वो बनता है, या फिर उनका अगला जो प्रोडक्शन है रिप्रोडक्शन वो इसी से होता है। तो अगर उनका प्रॉपर परागनेशन नहीं हुआ तो उससे ये होगा कि उनकी अगली पीढ़ी या जिसको कहें उसके समाप्त होने की संभावना होती है। तो इसी वजह से ये न्यूज में, बट ऐसे भी आपको पता होना चाहिए उस फूल का नाम है सुपुष्पा पिचकोड़ी। तो पहले तो ये पता होना चाहिए। और ये कहां पर खिला है, तो ये महाबलेश्वरचा गिरी शिखर, इस जगह पर ये फूल देखने को मिलता है। हालांकि उसके आसपास और भी जगह पर ये फूल देखने को मिलता है, बट खासकर कहां, महाबलेश्वरचा गिरी शिखर, यहां पर ये फूल देखने को मिलता है। और प्रत्येक 16 वर्ष में ये फूल खिलता है। और इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, कार्वी प्रजाति का ये फूल है और इसका साइंटिफिक नाम भी मैंने यहां पर डाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये इसका नाम है, साइंटिफिक नेम याद रखेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि 16 ईयर्स में ये फूल खिला तो इस पे क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। मानवीय प्रवेशाचे 10 दिवस प्रतिबंध, 10 दिन तक वहां पर लोगों का प्रतिबंध लगा दिया गया ताकि वो फूल प्रॉपर खिल पाए, ताकि उनका रिप्रोडक्शन प्रॉपर हो पाए। बाद में तो सभी को देखने के लिए मिलेगा। 16 वर्ष में ये फूल खिलता है, सुपुष्पा पिचकोडी। पुढचा प्रश्न बघा, किर्लोस्कर वसुंधरा सन्मान कोणाला प्रदान करण्यात आलं आहे? प्रोफेसर अर्नाल्ड रसेल, प्रोफेसर बेंजामिन बेनेट, प्रोफेसर अलेक्जेंडर योसेफ या प्रोफेसर रुबेन योसेफ? तो इसका सही आंसर है प्रोफेसर रुबेन योसेफ। और ये कहां के हैं? तो ये जो प्रोफेसर रुबेन योसेफ हैं ये इजराइल देश से संबंधित है। वहां पर ये पक्षियों के लिए काम करते हैं, एक संस्था चलाते हैं। और इन्होंने वहां पर मध्य पूर्व में, जिसे कहा जाता है, काफी अच्छी पक्षियों की सेवा की है। उनको कुछ रहने के लिए इन्होंने क्या किया, जब देखा कि कुछ पक्षियों को विश्रांति के लिए जगह नहीं थी तो उन्होंने अपने निजी पैसे पे कुछ हेक्टेयर जमीन ली और पक्षियों के रहने का उन्होंने नेचुरल अधिवास बनाया। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर रुबेन, इन्हें किर्लोस्कर वसुंधरा सम्मान ये हमने प्रदान किया है। किर्लोस्कर आप जानते होंगे एक बहुत ही प्रसिद्ध ब्रांड है हमारे महाराष्ट्र का, जिसमें ट्रैक्टर भी बनता है, इंजन भी बनता है, बहुत सारी चीजें बनती है। और देखिए इसका डेटा यहां पर मैंने लिखा है, इंटरनेशनल बर्डिंग एंड रिसर्च सेंटर संचालक हैं ये। और ये कहां पर चलता है? ये डेफिनेटली इजराइल में ये सेंटर है। पक्षी संवर्धन के लिए इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया। कौन सा? किर्लोस्कर वसुंधरा सम्मान। अगले प्रश्न पर आते हैं, आशिष गौतम आणि सनिका चाफे कोणत्या खेळाशी संबंधित आहे? कबड्डी, खो खो, जूडो कराटे या बिलियार्ड? तो इसका सही आंसर है खो खो। खो खो में हमारी जो पुरुष टीम थी और महिला टीम थी, दोनों ने अच्छा किया। तो इसमें एक व्यक्ति थे आशीष गौतम, इन्होंने पुरुष टीम में अच्छा किया, और दूसरी सनिका चाफे, इन्होंने महिला टीम में अच्छा किया। और इस वजह से इन्हें 2 अलग अलग पुरस्कार मिले हैं। आशीष गौतम को मिला है भरत पुरस्कार, ये किससे संबंधित है? खो खो से ही संबंधित है। और सनिका चाफे को मिला है इला पुरस्कार, इन्हें ये 2 सम्मान मिले हैं। हालांकि हमारी पूरी महाराष्ट्र की टीम ने राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा किया है, पुरुष टीम ने भी और महिला टीम ने भी। इस वजह से आशीष गौतम और सनिका चाफे का नाम न्यूज में, ये सांगली से बिलोंग करती हैं, सांगली। और ये जो आशीष गौतम है ये ठाणे से बिलोंग करते हैं। ये भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो इतना आपको जरूर पता होना चाहिए कि वो किस खेल से संबंधित है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो वो खो खो खेल से संबंधित है। पुढचे प्रश्न बघा, 94th मराठी साहित्य संमेलन कोठे आयोजित करण्यात आले? अब ये मराठी साहित्य सम्मेलन पिछली बार तो कोरोना की वजह से काफी डिले हुआ, इधर आगे पीछे होता रहा, बट इस बार ये सम्मेलन हुआ। और ये कौन सा है? 94th मराठी साहित्य सम्मेलन। तो ये आयोजित किया गया था नासिक में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहला साहित्य सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो पहला मराठी साहित्य सम्मेलन 1878 में पुणे में आयोजित किया गया था, और उस समय न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे इसके अध्यक्ष बने थे। ये भी बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है। विवाहोत्तेजक मंडळाचे इन्होंने स्थापना की थी, न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे जी ने। 1878 में इसका पहला साहित्य सम्मेलन पुणे में हुआ था। सारा डेटा आपको ध्यान रखना है। पुढचा प्रश्न बघा, मोराची अंडी इन्क्युबेटर मध्ये कृत्रिमरित्या उबळून पिल्लांना देण्याचा प्रयोग देशात पहिल्यांदाच कुठे यशस्वी झालं आहे? औरंगाबाद येथे राणी पक्षी ट्रीटमेंट सेंटर मध्ये,
पिंगोरी येथे इला ट्रान्झिट ट्रीटमेंट सेंटरमध्ये वरील दोन्ही सेंटर का काहीही नाही. तो इसका सही आंसर है पिंगोरी येथे इला ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर मध्ये. मोराची अंडी इनक्यूबेटर सेंटर. आप देखो ये इसका पूरे का मैं मतलब आपको बताता हूं. मोर जो पक्षी है हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, आप सभी जानते होंगे, और उसकी संख्या दिनादिन कम होती जा रही क्योंकि इसका भी अवैध शिकार होता है. और इसके अलावा भी एक संभावना ये होती है कि वो एक साल में एक बार अंडा देता है मोर. अब जब उसने एक साल में एक बार अंडा दिया और उससे प्रॉपर बच्चा नहीं निकल पाया तो उसकी संख्या फिर क्या अगले एक साल में फिर रिप्रोडक्शन होगा और बड़ी समस्या होगी. तो इसको ध्यान में रखते हुए ये जो इंक्यूबेशन सेंटर है पिंगोरी इला ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर, इन्होंने ये किया कि जहां पर भी आपको मोर का अंडा दिखाई दे तो आप इस ट्रीटमेंट सेंटर को लाके दे दो. तो ये ट्रीटमेंट सेंटर क्या करेगा, उसको प्रॉपर कंजर्व करेगा और उसमें से जब मोर का पक्षी निकलेगा उसको कुछ दिनों के लिए क्या करेंगे, पाला पोसा जाएगा और फिर उसको जंगल में छोड़ दिया जाएगा. इससे वो अंडा खराब होने के चांसेस कम हो जाते हैं. और ये कहां पर, पिंगोरी कहां पर है, तो ये पुणे डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है. तो इससे संबंधित और भी कुछ डेटा मैंने यहां पर लिखा है. पिंगोरी येथे इला फाउंडेशन सेंटर आहे, ये कहां पर है, डेफिनेटली पुणे में. वन्य जीव संरक्षण प्रतिबंधक कायदा 1972 के अनुसार मोर को मारना क्या है, डेफिनेटली प्रतिबंधित कर दिया गया है. तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए. पुढचा प्रश्न बघा. 2021चा ज्ञानपीठ पुरस्कार कोणाला देण्यात आलं. अमित घाणेकर, दीपक कर्णिक, अनिकेत जंगम, दामोदर मावजो. तो इसका सही आंसर है दामोदर मावजो. इन्हें 2021 का कौन सा पुरस्कार दिया गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया. ये राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध पुरस्कार है ये. और देखिए इनको और भी पुरस्कार मिल चुके हैं, इनके बारे में आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. कादंबरीकार है, कादंबरीकार मावजी यांना 1983 मध्ये कार्मेलिन या कादंबरीसाठी साहित्य अकादमीने गौरवले होते. यानी इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिल चुका है. कब, 1983 में. तब आप में से कई लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा. अनेक कोकणी चित्रपटांसाठी त्यांनी पटकथा लिहिल्या आहेत. कोकणी लेखक है ये, कोकणी भाषा में लिखते हैं. तो इन्होंने कई कोकणी भाषा चित्रपट के लिए पटकथा का लेखन किया है. किन्होंने, दामोदर मावजो ने. अगले प्रश्न पर आइए. ज्येष्ठ अभिनेते अविनाश मसुरेकर यांचे निधन झाले. त्यांचा प्रसिद्ध सीरियल आहे. तो देखो जब पहले दूरदर्शन चलता था एक अकेला ही चैनल चलता था और अच्छी बात ये थी कि लोग उसको देखते थे. अब तो इतने चैनल चलते थे कि कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं देखता. और उससे भी बाद में फिर और बेकार तब हो गया तब जब मोबाइल आ गया. तो आप सब मोबाइल देखते हैं, चैनल पे ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं होता. तब उस समय कुछ अच्छे अच्छे सीरियल आते थे, जैसे सुराग आता था, सुराग द क्ल्यू, या फिर व्यमकेश बख्शी ये आता था. तो इस सीरियल में ये काम करते थे. कौन, अविनाश मसूरेकर जी. व्यमकेश बख्शी ये तो बहुत ही यानी प्रसिद्ध सीरियल आता था उस समय दूरदर्शन पर, तो उसमें ये काम करते थे. इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे सीरियल में काम किया है और इनकी फिलहाल रिसेंटली डेथ हो गई है. तरुण तुर्क म्हातारे अर्क, फुलाला सुगंध मातीचा, हँड्सअप, शततारका मध्ये काम इन्होंने किया है. तो ये अगर आप याद रख पाएंगे एक दो तो ठीक है, नहीं तो व्यमकेश बख्शी आपको याद होना चाहिए. इसी की वजह से ये ज्यादा फेमस हुए थे. कौन, अविनाश मसूरेकर जी. इनका रिसेंटली क्या हो गया, निधन हो गया. पुढचा प्रश्न बघा. पुणे ते नाशिक दरम्यान धावणारी वेगवान गाड़ी यापैकी कोणत्या जिल्ह्यातून जाईल. आप देखिए अगर आपको पुणे से कहां जाना है, नासिक, तो आपको ट्रेन पकड़नी पड़ती है मुंबई की. मुंबई आइए, फिर मुंबई से आपको ट्रेन मिलेगी कहां के लिए, डेफिनेटली नासिक के लिए. तो अगर मैं मैप बनाऊं तो मैप में अगर आप देखेंगे कि 3 लोकेशन में देता हूं. यहां पर है मान लीजिए नासिक डिस्ट्रिक्ट, यहां पर है मुंबई या ठाणे जिसे कहा जाएगा, और यहां पर है पुणे. तो आपको यहां से पुणे से नासिक के लिए कोई ट्रेन जनरली मिलती नहीं, लाइन भी नहीं है. तो आपको यहां आना पड़ेगा, यहां से यहां जाना पड़ेगा. तो इसके लिए हमने क्या किया, एक डायरेक्ट वेगवान यानी स्पीड वाली जो रेलवे ट्रैक है वो बिछाने का निर्णय लिया. तो यहां पर बीच में एक ही डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वो कौन सा पड़ता है, अहमदनगर. तो ये ट्रेन किससे होकर गुजरेगी, अहमदनगर से होकर गुजरेगी, पुणे से नासिक. और ये डायरेक्ट ऐसा जाएगी. तो ये जो 6 घंटे का सफर है ये लगभग 2 से 3 घंटे में कंप्लीट होने के चांसेस है. नहीं तो ऐसे आपको यहां से मुंबई आना है, मुंबई से नासिक जाना है, तो लगभग 6 तास इसमें लगते हैं. तो वो 6 तास को हम क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली हटा सकते हैं और 2 से 3 घंटे में उसको कंप्लीट कर सकते हैं.
टाटा रिअल्टी अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारे मुंबईत उभारण्यात येणाऱ्या IT पार्कसाठी टाटा समूहने किती पैसे गुंतवले? अब देखो, टाटा समूह बहुत ही प्रसिद्ध है, इसने कई सारी चीजें बनाई, जैसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बनाया और उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। कई जगह जो रिसर्च सेंटर है वो भी बनाए, जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR, ये भी हमारे मुंबई में, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ये भी हमारे मुंबई में है। तो इसी तरह से इन्होंने एक IT पार्क बनाने का निर्णय लिया मुंबई में, और उसके लिए उन्होंने कुछ पैसा डेफिनेटली इन्वेस्ट करना होगा। तो वो इन्वेस्ट कितना करेंगे? तो वो करने वाले हैं 5,000 कोटी। और इससे ऐसा उन्होंने कहा है कि लगभग 75,000 लोगों को क्या मिलेगी? जॉब मिलेगी, नौकरियां मिलेगी। डेफिनेटली उससे टाटा भी फायदे में रहने वाला है, टाटा ग्रुप भी, और लोगों को भी उससे फायदा होगा, क्योंकि इतने लोगों को रोजगार हासिल होगा आफ्टर ऑल। नोबेल फाउंडेशन ऑफ इंडियाचा नोबेल पुरस्कारने कोणाला सन्मानित करण्यात आलं आहे? डॉक्टर KC साखले, KH संचेती, डॉक्टर पुल हेगड़े, डॉक्टर BG पाटिल। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर KH संचेती। अब ये जो KH संचेती जो डॉक्टर साहब हैं, ये क्या करते हैं? ये एक अस्थि रोग तज्ञ हैं, यानी हड्डियों के डॉक्टर हैं, और देश विदेश में ये प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और इन्होंने अच्छा काम किया, इस वजह से इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया। ज्येष्ठ अस्थि रोग तज्ञ हैं ये, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वैद्यकीय आणि सामाजिक कार्य त्यांनी केले, म्हणून नोबेल फाउंडेशनचा नोबेल पुरस्कारने त्यांना सन्मानित करण्यात आले, डॉक्टर KH संचेती। पुढचा प्रश्न बघा, संगीत आस्वाद आणि मराठी ललित संगीत हे दोन संगीत विषयक अभ्यासक्रम कोणत्या विद्यापीठात सुरू झाले आहेत? तो देखिए, एक ये 4 महीने का और एक 5 महीने का, ये 2 संगीत अभ्यासक्रम हमारा जो सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ है पुणे का, वहां पर ये शुरू किया जा रहा है। तो इसमें कुछ नया नहीं, फिर भी मुझे लगा तो मैंने इसको डाल दिया, इतना इजी एग्जाम में आने वाला नहीं। संगीत आस्वाद मराठी ललित संगीत, एक 4 महीने का कोर्स है ये 5 महीने का कोर्स है। तो ऐसा हमारा जो पुणे विद्यापीठ है, सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ, उसने ये कोर्स शुरू किया है। वैसे भी हमारे महाराष्ट्र में जो संगीत के कोर्सेस हैं वो बहुत ही कम होते हैं। पुढचा प्रश्न बघा, कोणते वर्ष महिला शेतकरी सन्मान वर्ष म्हणून साजरे करण्याचा निर्णय कृषि विभाग ने घेतला है? अब ये भी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे कृषि मंत्री ने 2022 का ये जो ईयर आने वाला है, इसको इन्होंने डिक्लेयर किया है कि ये हम क्या करेंगे, महिला शेतकरी सम्मान वर्ष से इसको साजरा करेंगे। अब इसमें क्या होगा, महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं चलाई जाएंगी, जैसे कि अगर उन्हें शेतकरी यानी किसान होने का प्रमाण पत्र हासिल करना है, तो उनको सादे कागज पर भी अगर वो मान लीजिए एप्लीकेशन देती है, तो उनको 15 दिन में वो प्रमाण पत्र दे दिया जाए। और देखिए, बड़े आश्चर्य की बात है कि जो हमारी खेती का क्षेत्र है उसमें 75% जो वर्कर होती है ना, वो महिलाएं होती, और अनफॉर्चुनेटली उन्हें ही शेतकरी का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये कोशिश की कि ये जो वर्ष 2022 है, इसको महिला शेतकरी सम्मान वर्ष म्हणून साजरा करेंगे, और महिलाओं को खेती के क्षेत्र में जितनी हो सकती है वो मदद करने की कोशिश की जाएगी। उसमें उन्हें शेतकरी होने का दर्जा देना, 15 दिन के अंदर एक सादे एप्लीकेशन के ऊपर, सादे कागज पर अगर आप एप्लीकेशन देंगे तो ये दर्जा आपको मिल सकता है। ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचा विस्तारासाठी कोणत्या गावाचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे? रानतलोधी, देहू, आटगाव का पंधर? तो इसका सही आंसर है रानतलोधी। देखिए, आपको पता होगा कि जो ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प है, वहां पर वाघ और इंसान के बीच में एनकाउंटर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि इंसान ही है जो उनके क्षेत्र में जाकर घुस गया। इंसान भी क्या करे, इतनी पॉपुलेशन हो गई तो रहने के लिए तो चाहिए। ये आपको देखने को मिलेगा कहां पर? आपने सुना होगा चंद्रपुर में ये है ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प। तो इससे निपटने के लिए सरकार ने कोशिश की कि भाई चलिए इसका एरिया बढ़ा दिया जाए, इस व्याघ्र प्रकल्प का। तो उसके लिए जगह चाहिए, तो जो लोग रहते थे उस गांव में, वो गांव के लोगों को पुनर्स्थापित करना होगा, पुनर्वसन करना होगा, कहीं ना कहीं तो जगह देनी होगी। तो इसके लिए ये जो गांव है रानत लोधी, इस गांव के लोगों को हटाया गया वहां से, इनको मुआवजा दिया गया कि आप दूसरी जगह अपना घर बसाइए, और उसके बाद में इसका एरिया बढ़ा दिया गया ताकि बाघ और इंसान के बीच जो एनकाउंटर है उसको रोका जा सके। पेनेक्स 21 कुठे आयोजित करण्यात आलं? मुंबई, पुणे, नागपुर, नाशिक? तो इसका सही आंसर है पुणे। ये पेनेक्स 21 ये एक समिट होती है किसकी? बिम्स्टेक नेशंस की। बिम्स्टेक के बारे में आपने सुना होगा,
बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। और इसमें कौन कौन से देश है, इसका ढाका में हेडक्वार्टर है। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, इतने देशों को मिलाकर हमने बनाया क्या, बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। इसका नाम दिया पेनेक्स 21। तो इसका ये जो पेनेक्स 21 आयोजित किया गया था, डेफिनेटली पुणे में आयोजित किया गया था, जहां पर ये सभी देशों के प्रतिनिधि आए थे और फिर वहां पर कई सारे डिस्कशन हुए। उसमें कोरोना पेंडेमिक के ऊपर भी डिस्कशन हुआ और बहुत सारे उसमें फिर निर्णय लिए गए। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है ढाका। पुढचा प्रश्न बघा, वर्ष 2021 मोहम्मद रफी जीवन गौरव पुरस्कार कोणाला प्रदान करण्यात आला आहे? पंडित हृदयनाथ मंगेशकर, लता मंगेशकर, आशा भोसले, अनुराधा पौडवाल। तो इसका सही आंसर है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर। और ये जो पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी हैं, ये लता मंगेशकर के भाई हैं और ये भी एक संगीतज्ञ हैं, यानी ये म्यूजिक देते हैं, संगीतकार इन्हें कहा जा सकता है। और इन्होंने म्यूजिक में एक अपनी अलग पहचान बनाई है, इस वजह से इन्हें ये मोहम्मद रफी जीवन गौरव पुरस्कार प्रदान किया गया। किसके द्वारा दिया गया? तो हमारे जो राज्यपाल हैं श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, उन्होंने दिया। और ये स्पंदन संस्था ये पुरस्कार प्रदान करती है। कौन सा? मोहम्मद रफी जीवन गौरव पुरस्कार। बट किसके हाथों से दिया जाता है? तो राज्यपाल। तो डेफिनेटली हमारे भगत सिंह कोश्यारी जी राज्यपाल हैं, उनके हाथों से ये पुरस्कार दिया गया। ये लता मंगेशकर जी के भाई हैं और ये एक संगीतज्ञ हैं, म्यूजिशियन है। पुढचे प्रश्न बघा, प्रत्येक विद्यापीठात मराठी भाषा जतन आणि प्रचलन मंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे, याचा उद्दिष्ट। मराठी भाषा जतन आणि प्रचलन मंडळ ये स्थापित किया गया प्रत्येक विद्यापीठ में। जितने भी हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, मुंबई यूनिवर्सिटी हो गई, पुणे यूनिवर्सिटी हो गई, जो भी यूनिवर्सिटी, वहां पर ये आपने एक प्रकार का एक डिपार्टमेंट बना दिया कि ये जो मराठी भाषा है उसको पढ़ाने का जो मैटर है उसको देखेगा। अच्छा, इसमें किया क्या जाना है? इतर भाषांतील साहित्य, शोध निबंध, अहवाल यांचा मराठीत अनुवाद करणे, यही इसका सही आंसर है। इसका सबसे बड़ा काम ये होगा कि दूसरी भाषा के जो शोध पत्र है, शोध पत्र आप जानते होंगे कई प्रकार की इंफॉर्मेशन उसमें रहती है, या साहित्य है, कोई हिंदी में, इंग्लिश में, बांग्ला में, कोई और भाषा में, तमिल तेलुगु में, तो उसको मराठी भाषा में अनुवादित किया जाए और उसको सीखने की हम कोशिश करें। देखिए, हम जितना सीखेंगे, वैसे भी हमारा जो महाराष्ट्र है वो एजुकेशन में अच्छे स्तर पर है, टॉप लेवल पर माना जाता है। हालांकि अभी थोड़ी रैंक गिरी है, बट फिर भी अगर हम दूसरे के साहित्य को नहीं समझेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो एजुकेशन का लेवल है वो गिर सकता है। और जो हमारा पार्टिसिपेशन है नेशनल पॉलिटिक्स में, राष्ट्रीय पॉलिटिक्स या राष्ट्र को चलाने में, आप देखिए कई आर्मी चीफ हमारे, अभी जनरल मुकुंद नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे, वो आपको देखने को मिलते हैं। नहीं तो अदर स्टेट्स के इतने लोग आपको देखने को नहीं मिलते। उसका कारण ये है कि हमारे महाराष्ट्र ने एजुकेशन को कभी छोड़ा नहीं। अंग्रेजों के जमाने से ही हमने एजुकेशन पे ध्यान दिया। इस वजह से हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो अच्छा करते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर वो अच्छा करते हैं। तो उसको और अच्छा किया जाए, इसके लिए हमने स्थापित किया क्या? मराठी भाषा जतन आणि प्रचलन मंडळ। मराठी भाषा को बढ़ावा देना प्रत्येक विद्यापीठ में ये हमने स्थापित किया। और इसका सही आंसर है ए। पुढचे प्रश्न बघा, नीती आयोगाने जाहीर केलेल्या आरोग्य निर्देशांक 2021 मध्ये मोठ्या राज्यांचा श्रेणीमध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक किती आहे? तो ये दूसरा है। और पहले नंबर पे केरल। देखो, इसमें 3 कैटेगरी बनाई गई थी, एक तो छोटे राज्य, और दूसरे कौन से? बड़े राज्य, और एक तीसरा कौन सा? यूटी, यूनियन टेरिटोरी। और इनमें सब में ये रैंक दी गई कि कहां पर हेल्थ फैसिलिटी सबसे अच्छी है। देखिए, मेरी नजर में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो एजुकेशन और दूसरा हेल्थ। ये अगर अच्छा रहा तो एजुकेशन और हेल्थ अच्छी रही तो डेफिनेटली बच्चा अच्छा करेगा ही, देश आगे बढ़ेगा ही। तो इसके लिए पहले नंबर पे केरल। केरल इतना डेवलप्ड स्टेट क्यों है? क्योंकि वहां पर साक्षरता अच्छी खासी है, महिलाओं को भी वहां पर पढ़ाया जाता है। बट हमारा महाराष्ट्र किसमें, अगर हम बात करें आरोग्य निर्देशांक यानी हेल्थ इंडेक्स में, तो वो 2nd नंबर पे है, बड़े राज्यों की कैटेगरी में, छोटे राज्यों में नहीं, क्योंकि बड़ा राज्य है तो बड़े राज्यों की कैटेगरी में रहेगा। और टॉप पर कौन है? तो वो टॉप पे रहे कौन सा? केरल। तो इसका सही आंसर है दूसरा। कोणत्या व्यक्तीला महाराष्ट्राचे गिरीश शिखरे पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले? उमेश झिरपे, अनिकेत जंगम, रोहन साळवी, आदित्य गद्रे।
तो इसका सही आंसर है उमेश झिरपे। ये कई दिनों से यानी लगभग 40 साल से ये गिरी शिखर लोगों को सिखाने में, जैसे पर्वतों पे चढ़ाई की जाती है ना, तो उसके लिए पहले सिखाना पड़ता है। आपको लगता होगा कि जाओ और जाके पर्वतों पे चढ़ जाओ, कोई भी चीज इतनी आसान नहीं होती, सभी की ट्रेनिंग होती। आप भी सोचिए एमपीएससी अच्छा बहुत आसान है, जाके एग्जाम दे दो पास हो गए, ऐसा नहीं होता, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती। इवन जो भाला फेंक, गोला फेंक, ये सारी चीजें होती, इसकी भी ट्रेनिंग होती और उसमें भी फॉर्म होती कि कभी कोई अच्छे फॉर्म में चल रहा है तो अच्छा भाला फेंकेगा, कभी कोई खराब फॉर्म में चल रहा है तो खराब भाला फेंकेगा। नहीं तो ऐसे तो हमें लगता है, ऐसे दौड़ में भी होता है, दौड़ में तो हमें लगता है कि अच्छा दौड़ता है व्यक्ति तो इतना ही दौड़ता है, पर ऐसा होता है कि कभी वो कम दौड़ जाता है, कभी ज्यादा दौड़ जाता है, उसमें भी फॉर्म होती। तो इसमें भी ऐसा ही होता है, गिरी शिखर में भी पहले ट्रेनिंग देनी होती। तो ये ट्रेनिंग दिलवा रहे बार बार कौन? उमेश झिरपे जी। लगातार 40 साल से काम कर रहे हैं, इस वजह से इन्हें कौन सा महाराष्ट्र से गिरी शिखरे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ने ये दिया है और 40 वर्ष की कामगिरी के लिए उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। शेवटी जय हिंद, जय महाराष्ट्र।